स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 18 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की हमारी 26वीं क्लास है। इससे पहले हम 25 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखिए। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है, तो फ्रेंड आप इसके साथ साथ आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करा रहे हैं। तो फ्रेंड उन क्लासों को भी आप जरूर देखिए, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके उन क्लासों को भी देखिए। तो फ्रेंड आप अभी से लग जाइए एग्जाम में, जल्दी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के भी एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी, आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला सवाल है, यदि राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है तो वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके विरुद्ध नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा पहले नंबर क्वेश्चन का, यह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, संवैधानिक उपायों का अधिकार है। और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके साथ साथ हाई कोर्ट को भी, उच्च न्यायालय को भी आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित समान अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत, यह अधिकार आपको उच्च न्यायालय को दिया गया है। आर्टिकल 226 के तहत आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को समान अधिकार दिए गए हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले सवाल की तरफ। टेबल टेनिस खेल को टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दी गई 1996 में, 1988 में, 1972 में, 19। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन 1988 में आपका टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इस खेल को दक्षिण कोरिया, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, दक्षिण कोरिया में जब आयोजन किया गया था, दक्षिण कोरिया में जब आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का किया गया था, उसी समय आपके टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ 7वां सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारत है, ब्राजील है, रूस है, चीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे फ्रेंड 7वां स्थान है। अगर भारत के एरिया की बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है फ्रेंड, तो फ्रेंड याद रखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है ये 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन वर्ग किलोमीटर में है आपका ये, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये आपका किलोमीटर में है। और फ्रेंड अगर बात करें कि पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखेंगे रूस का है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सेकेंड नंबर पे आपका कनाडा आता है, कनाडा का सेकेंड स्थान है। और थर्ड स्थान जो है आपका, तीसरा स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका तीसरे स्थान पे है। और फ्रेंड चौथा स्थान जो है आपका चाइना का आता है। और पांचवें स्थान की बात करें कि पांचवें स्थान पे कौन है, तो फ्रेंड याद रखेंगे ब्राजील है, ब्राजील। और फ्रेंड छठवां स्थान जो है आपका किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और सातवें स्थान पे कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे इस पॉइंटों को भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्रव को क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान देना कहा जाता है? वाष्पीकरण, श्वसन, संघनन, समेकन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे सवाल का जो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड, पहला ऑप्शन हो जाएगा, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड याद रखेंगे उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन आपका 29 दिसंबर 1929 से लेके कब तक चला था? ये 31 दिसंबर 1929 तक चला, 1929 तक चला। और यह रावी नदी के तट पर इसका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिवेशन में ही आपको पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई आपके इस अधिवेशन के माध्यम से। और फ्रेंड इसी अधिवेशन में आपको एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी को मनाएंगे। और फ्रेंड इसी तारीख को हम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो इस तारीख को ही अपना हम संविधान लागू किए, जिसके कारण ये तारीख हमारा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये इसलिए लागू किया गया कि 26 जनवरी को हम आपके लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ये घोषणा कर चुके थे कि 26 जनवरी को से हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तारीख को हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहते थे, इसके कारण इस तारीख को हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिए, जिससे ये तारीख आपकी यादगार हो गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ तटरेखा की बात हो रही है कि तटरेखा किस राज्य की सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड ऑप्शन, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड कि गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 1600 किलोमीटर, टोटल 1600 किलोमीटर है। और फ्रेंड इसके प्रमुख बंदरगाह हैं गुजरात के, जिसमें आपका कांडला आता है। अगर फ्रेंड बात करें कि सबसे छोटा तटरेखा वाला कौन है, अगर सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य की बात करें कि कौन सा है, तो याद रखेंगे गोवा का। गोवा जो है सबसे छोटा तटरेखा वाला आपका राज्य है। इसकी लंबाई जो है तटरेखा की टोटल आपकी कितनी है? 131 किलोमीटर है, 131 किलोमीटर है। और फ्रेंड अगर इंडिया की तटरेखा की बात करें, अगर इंडिया की तटरेखा की लंबाई की बात करें तो कितना है फ्रेंड? ये भी पूछा जाता है एग्जाम, 7516 किलोमीटर है। याद रखेंगे इंडिया की टोटल तटरेखा 7516 किलोमीटर है। इतने क्षेत्र में फैला है तटरेखा इंडिया का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण कराया? एक मिनट रुकेंगे फ्रेंड।
विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहमन शाह। राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, विमल शाह के द्वारा आपका माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। फ्रेंड, इस मंदिर को दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दिलवाड़ा, इसी को दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कभी पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो भी राइट आपका विमल शाह ही होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आयु योग्यता यहां पूछा गया। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। तो फ्रेंड, ये राइट आंसर जो बनेगा चौथा ऑप्शन हमारा 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के आयु से संबंधित, योग्यता से संबंधित जो प्रावधान रखे गए हैं, आर्टिकल आपके अनुच्छेद किसमें रखा गया है याद रखेंगे। ये अनुच्छेद आपका 58 में वर्णित है। 58 में आपके योग्यता के बारे में राष्ट्रपति के बताया गया है। और फ्रेंड, जो 25 वर्ष की जो आयु है, ये किसके किसके लिए जरूरी है फ्रेंड? तो फ्रेंड याद रखेंगे, लोकसभा के सदस्य, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, या एमएलए, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, एमएलए कहते हैं ना, सदस्य बनना चाहते, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखेंगे। वही फ्रेंड, अगर हम राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, 2 सदन होता है हमारा, जो सदनी व्यवस्था है 2 द्विसदनीय है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अगर राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और 30 वर्ष होने के कारण ये राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इस कारण इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, इसलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। और फ्रेंड, उपराष्ट्रपति का भी अगर पूछ ले कभी कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम, मुक्त बाजार, एपीएमसी बाजार, कृषक सहकारी समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यह आपका खाद्यान्न खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। और फ्रेंड, बात करें भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड याद रखेंगे, इसकी स्थापना आपकी 1965 में, 1965 में की गई थी। यह भी सवाल आपका पूछा गया है पहले अन्य शिफ्टों में, तो याद रखेंगे 1965 में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आपके भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की संसद रिक्त स्थान में शामिल है। जो भारत का संसद है किससे किससे मिलकर बना होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड याद रखेंगे, भारत का संसद जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा और फ्रेंड आपका राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। जब हम कोई भी कानून बनाते हैं, नियम को पारित कराते हैं, तो सब हम लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं। इसके बाद इसके राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर होता है, तभी वह नियम पारित होता है। तो हमारा संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा फ्रेंड, आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। संसद का भाग हमारा राष्ट्रपति भी है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947, 1935, 1966, 1950। तो हमारा जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड, बताएंगे कब हुई थी? ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1966 में आपके
दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2003 के वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून के संबंध में रिक्त स्थान दे रहा है बीमा, आरबीआई नीति, धन नीति, वित्तीय सुधार और व्यय नीति। तो हमारा राइट आंसर यहाँ बनेगा चौथा ऑप्शन, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है। तो हमारा जो लिंगानुपात कितना है फ्रेंड, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है। ये हमारा लिंगानुपात है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड ऑप्शन, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यह जो डाटा है ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 में जो हमारा जनगणना किया गया था उसी के अनुसार ये डाटा है। और जो जनगणना होता है ये किस मंत्रालय के अधीन होता है, यह भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन क्वेरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? पॉल सैमुएलसन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एल. केनर्स। तो हमारा राइट आंसर यहाँ बनेगा सेकेंड ऑप्शन, एडम स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और फ्रेंड एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एडम स्मिथ क्या है, ये अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसमें परिवर्तन करके वह वित्त पोषित को प्रभावित कर सकता है। इस दर को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है वेतन दर कहा जाता है, शेयर का मूल्य कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है, ब्याज की दर कहा जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन, बैंक दर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देवी का टीका किसने विकसित किया था? यहाँ देवी का टीका का तात्पर्य आपके चेचक के टीके से है। इसे गांव में देवी के नाम से भी जानते हैं चेचक को। जो हमारा चेचक होता है इसे गांव में देवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा गया देवी का टीका किसने विकसित किया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा आपके चेचक या देवी के टीके का निर्माण किया गया था या विकसित किया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पाक जलडमरूमत श्रीलंका को रिक्त स्थान दे रहा है से अलग करता है? भारत से, मलेशिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, भारत से अलग करता है। फ्रेंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इनमें से कौन 1944 में गांधीवादी योजना बनाने के लिए जिम्मेदार थे? महालनोबिस, गाडविल, एम.एन. राय, श्री नारायण अग्रवाल। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, श्री नारायण अग्रवाल का योगदान था गांधीवादी योजना बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रिक्त स्थान दे रहा है 74%, 95%, 65%, 85%। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 74%, 74% जो है भारत का साक्षरता दर है। और उसमें आपके अगर हम मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो कितना है 82.14% है आपका। अगर फीमेल की बात करें महिलाओं की परसेंटेज की तो ये आपका 65.46 है। और अगर राज्यों की बात करें कि आपके साक्षरता में आपका सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है तो याद रखेंगे केरल जो है साक्षरता में पहला स्थान रखता है। केरल राज्य साक्षरता में पहला स्थान रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल का प्रकार आपका लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, तीरंदाजी से, बैडमिंटन से।
तो लिब्रो शब्द जो है आपका वॉलीबॉल शब्द से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर रिक्त स्थान दे रहा है, वर्ष में शुरू किया गया था 1980 में, 1973 में, 1965 में, 1985 में। तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था ये बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। और फ्रेंड 29 जुलाई को हर साल हम बाघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाघ दिवस के रूप में भी हम हर साल 29 जुलाई को मनाते हैं। और ये आपका पहली बार जो बाघ दिवस के रूप में मनाना शुरू किए थे 2010 से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, 1906, 1903। जो बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड ये आपका 1905 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ से एक सवाल बार बार और पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे उस समय का जो वायसराय था कौन था? वायसराय तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसी के द्वारा आपके बंगाल का विभाजन किया गया था। वह बंगाल को तोड़ना चाहता था, कमजोर करना चाहता था, इसी उद्देश्य से आपके बंगाल का विभाजन किया गया। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हो गया था तो फ्रेंड वो आपका सन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन जो था इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परमाणु संरचना पर कार्य करने के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा नील्स बोहर, या बोहरा मिलता है यहाँ पे। नील्स बोहरा को आपको 1922 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नील्स बोहरा। भारत द्वारा प्रक्षेपित सक्रिय उपग्रह कौन है? भारत का कौन आपका पहला सक्रिय उपग्रह लॉन्च किया गया था, भेजा गया था? तो याद रखेंगे तीसरा आर्यभट्ट है। और फ्रेंड एक सवाल यहां से बार बार पूछा जाता है कि कब भेजा गया था, तो दिनांक भी याद रखेंगे 19 अप्रैल आपका 1975 में। और यह रूस के सहयोग से इस उपग्रह को भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? कालकनु, रोमांच, न्यूक्लियस, नाभिक, राइबोसोम। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइबोसोम। इनमें से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? किसके द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एम.ए. चिदम्बरम के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये शुरू किया गया था आपके तमिलनाडु में। किस देश को उगते सूर्य का भूमि के नाम से जानते हैं? उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, जापान को, दक्षिण कोरिया को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। जापान को हम उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। जापान जो है आपके एशिया महाद्वीप में पूर्व में स्थित होने के कारण वहां पर सूर्योदय पहले होता है, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। फ्रेंड जापान को एक और नाम से जानते हैं जिसे निप्पॉन कहीं कहीं मिलता है, निप्पॉन याद रखेंगे, निप्पॉन के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और मिलता है निहोन, ये भी आपके जापान के ही नाम है। और यहाँ पे निप्पॉन का जो अर्थ है ये सूर्य की उत्पत्ति, जो निप्पॉन का अर्थ होता है ये क्या होता है? सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति इसका अर्थ होता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा जुड़ी हुई है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो भारत की जो सीमा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा 28 का तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान के साथ। इसके साथ साथ भारत की जो सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, इन देशों के साथ भी भारत की सीमा साझा होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल को दर्शाता है? राज्य स्तरीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल की जो घोषणा शब्द दर्शाता है ये आपका राष्ट्रीय आपात को दर्शाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। और भारत में जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो याद रखेंगे ये आपका अनुच्छेद 352 में वर्णित है। 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड अब तक 3 बार भारत में कुल कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। जो प्रथम हुई थी ये आपका 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो 1962 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। सेकेंड बार जो हुई थी आपका 1971 में, और इस समय आपका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरा जो आपका आपातकाल लागू किया गया था ये 1975 में, और जो 1975 में आपातकाल लागू किया गया था ये आपका आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। इंदिरा सरकार के द्वारा ये लागू कराया गया था। इंदिरा सरकार उस समय थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये आपका 1975 में जो लागू किया गया था। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपके राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित, तो फ्रेंड याद रखेंगे ये 356 का अनुच्छेद है। और वहीं आपके आर्थिक आपात की बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड याद रखेंगे आर्थिक आपात या वित्तीय आपात भारतीय संविधान के 360 अनुच्छेद में वर्णित है। और फ्रेंड भारत में अभी तक एक भी बार आपके आर्थिक आपात या वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बुद्ध के जीवन की घटनाएं रिक्त स्थान दे रहा में दी गई हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जातक कथा में आपका वर्णित है बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है तारों में प्लाज्मा चरण के निर्माण के कारण होता है। बहुत कम तापमान के कारण, बहुत अधिक तापमान के कारण, उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य से दूरी के कारण। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन बहुत अधिक तापमान के कारण ये आपकी प्लाज्मा चरण के निर्माण के योगदान होता है, बहुत अधिक तापमान। सूचना अधिकार के तहत किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। 18 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में आपकी उपाधियों के अंत की बात की गई है। और 23 जो है शोषण से संबंधित आपके अधिकार दिए गए हैं, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है? ताशकंद है, अबू धाबी है, बगदाद है, अंकारा है। तो फ्रेंड उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ये आपका ताशकंद है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान दे रहा है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। तो फ्रेंड ये उस समय का करंट से संबंधित आपका क्वेश्चन रहा होगा। फ्रेंड हम प्रीवियस ये प्रश्नों का अवलोकन करें, पूर्वावलोकन करें तो देखेंगे कि खेल से संबंधित आपके करंट अफेयर्स हर शिफ्ट में 1 से 2 रखे गए हैं। तो फ्रेंड 2024 में आपके जितने भी आपके खेल से संबंधित सवाल हो सकते हैं उन सवालों को आप बार बार रिवीजन करिए, एग्जाम से पहले उनको दोहरा के जाइएगा। हमें प्रीवियस ईयर पढ़ने से एक फायदा यही होता है कि हम ये देखते हैं
कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से कैसे, हमारे संविधान से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इतिहास से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके भूगोल से, और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमारा रणनीति यही होना चाहिए, कुछ टॉपिक को हम बार बार रिवीजन करें, बार बार उसको देखें। फ्रेंड, इस शिफ्ट में देखा जाए तो आप कम से कम 8 से 10 सवाल आपके पोल्ट्री से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आप पोल्ट्री स्पेशल अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड हम अपने चैनल पे पोल्ट्री स्पेशल क्लास ले रहे हैं, तो फ्रेंड आप उन क्लासों को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो फ्रेंड 34 में आपका जो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड, यहाँ पे ये पहला हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है ये 12वीं है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कूट क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा, नाभिकीय। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का तीसरा ऑप्शन लाफिंग बुद्धा। कहीं कहीं स्माइलिंग बुद्धा भी मिलता है फ्रेंड। तो हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था, जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, ये आपका 18 मई 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था और यह राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था। इसी रेंज में इसका परीक्षण किया गया था। उस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के रिक्त स्थान दे रहा है, अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो उसके सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है 60 दिन तक, 120 दिन तक, 90 दिन तक, 30 दिन तक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 60 दिन तक कोई सदस्य बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे आपके सदन से हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। अमरावती वास्तुकला शैली इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश से आपका अमरावती वास्तुकला शैली संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुख की नदी के नाम से जानी जाती है? हुगली, तीस्ता, बराक, दामोदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन दामोदर को दुख की नदी के नाम से हम जानते हैं। दामोदर नदी जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहने वाली नदी है। ये अतीत काल में ये अधिक बाढ़ लाने के कारण इसे दुख की नदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में फ्रेंड इस पे ढेर सारे बांध बन गए हैं, तो ये अतीत जैसा पहले जैसा बाढ़ कम आती है, लेकिन इस नदी को दुख की नदी के नाम से जानते हैं। जैसे कोसी को हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। यह आपकी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण ही कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसी प्रकार दामोदर को दुख की नदी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पिट्यूटरी ग्रंथि रिक्त स्थान द्वारा से जुड़ी होती है? आंख के रोग से संबंधित, फेफड़े, दिमाग, अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का फ्रेंड यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन दिमाग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किस चार्टर कानून में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1913 के द्वारा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। चार्टर अधिनियम 1813 में चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग, मैकाले के कार्यवृत्त को, वुड्स डिस्पैच, रैली रिपोर्ट। राइट आंसर हमारा हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन हमारा 41 का। और फ्रेंड ये जो था आपका 1854 वुड्स डिस्पैच 1854 में ईस्ट इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा आपका वुड्स डिस्पैच आपका जारी किया गया था।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड पहला ऑप्शन नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं इनको, नीरज चोपड़ा। ये भाला खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं 43 की तरफ। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 19 और 43, अनुच्छेद 23 और 24। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 43 का फ्रेंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बनेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 आपका आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड शुरुआत में ये प्रावधान थे कि अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित हो जाते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सजावटी हस्तलेख के निर्माण की संरचना को रिक्त स्थान कहा जाता है। चित्रकारी, हस्तलिपि, सुलेख, डिजिटल कला। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सुलेख के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव आवाज मशीन में कितने संगीत वाद्य यंत्र हैं? 2, 4, 1, 3। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2। बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी, खो खो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन खो खो। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घाटे की ऊर्जा कम होती है, स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, संभावित ऊर्जा बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा 47 में। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम रिक्त स्थान दे रहा है। अवधि के लिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 महीने, 6 सप्ताह के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 महीने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन 6 महीने के लिए चुना जाएगा। अगर 6 महीने के पूरा होते होते इसे किसी न किसी सदन का आपको सदस्य बनना पड़ेगा, या ये उच्च सदन का सदस्य बने या निम्न सदन का सदस्य बने, नहीं तो ये अपने पद से हट जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड जिम्नास्टिक के जनक के रूप में आपका फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आज के ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सेशन का। सभी प्रतिनिधियों का निर्वाचन, प्रशासन, निर्देशन एवं मार्गदर्शन भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन संसद। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 जीके जीएस क्वेश्चन के आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। ये हमारी आज 26वीं क्लास थी। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड इसके साथ साथ हम आरपीएफ एसआई के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं और उसका एग्जाम डेट भी आ गया है। तो फ्रेंड उन क्लासों को भी आप देखिए, उनके हम जितनी भी क्लास ले चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप उन सभी क्लासों का रिवीजन करिए। फ्रेंड इसके साथ साथ हम भारतीय संविधान का स्पेशल क्लास अलग से करा रहे हैं, तो फ्रेंड आप उन क्लासों को भी देखिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।